एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्मा में बिखरा हुआ फ्रेमवर्क है। ये फ्रेमवर्क कुछ खास तरह की ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। इस ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर पे यदि राइबोसोम होता है तो इस टाइप की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, और वो ग्रेन फॉर्म में राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से हो रहा है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उसमें किसी भी तरह का राइबोसोम मौजूद नहीं होता है। यदि डायग्राम बना करके ये चीज क्लियर करें तो एक सेल सपोज कीजिए ये सेल का न्यूक्लियस है। अब ये जो एक साइड में तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको थोड़ा सा अपन ऐसे करके यहां पर बनाए तो आप देख रहे हैं यहां पर न्यूक्लियस के अंदर जो कुछ है वो केमिकली कोऑर्डिनेट करेगा साइटोप्लाज्मा से। इस सेल का प्रोटोप्लाज्मा है नियरबाई सेल के प्रोटोप्लाज्मा से कोऑर्डिनेट करेगा इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इसका मतलब यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यदि राइबोसोम मौजूद है प्रोटीन सिंथेसिस करने वाली है, यदि राइबोसोम नहीं है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो लिपिड सिंथेसिस करने वाली है। ये इनके अलग अलग काम हो गए। कॉमन फंक्शंस की बात करें तो कॉमन फंक्शंस के अंदर आ जाता है ये सेल के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन करवाएगा, मतलब सेल में जो पॉइजन टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं उससे फिल्ट्रेशन करवाने का काम करेगी। ये सेल को सपोर्ट देगी जिससे सेल की शेप और साइज बनी रहती है। और ये सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन करवाएगा क्योंकि एक ट्रैकिंग सिस्टम है, डक्टिंग सिस्टम है जिसके थ्रू आने जाने वाले केमिकल सब्सटेंस को यहाँ पर अलाउ किया जा सकता है। ये चीजें हो तो यहाँ पर मॉरल ऑफ द कंप्लीट थिंग्स ये हो गई, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम की वजह से हो रही है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कोई राइबोसोम नहीं है। उसके बाद सेल ऑर्गेनेल्स है नेक्स्ट गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस प्लांट सेल में इतना ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहता है, थोड़ा ज्यादा बिखरा हुआ रहता है। ज्यादा बिखरा रहने की वजह से इसको बोलते हैं डिक्टियोसोम्स इन प्लांट्स। डक्टिंग सिस्टम है एक तरह का। यहां पर ये चीज अपन अच्छे से समझे बेटा, यहां पे एक डायग्राम बना करके ये चीज समझे कि कौन सा पार्ट किस तरह का है। ये एक सेल है, इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है और ये गोल्गी एपरेटस। इस गोल्गी एपरेटस में आप ध्यान से देख रहे हो दो अलग अलग फेस, दो अलग अलग फेस। एक को हम बोलेंगे यहां पर कॉन्वेक्स फेस। ये वो फेस है जहां पर डिफरेंट काइंड ऑफ द रॉ मटेरियल केमिकल सब्सटेंस यहां पर ट्रांसफर किए जाते हैं गोल्गी बॉडी। इसलिए इस वाली फेस के अंदर बेसिकली यहां पर एंट्री अलाउ की जाती है इन केमिकल सब्सटेंस की, और एंट्री अलाउ करने के साथ साथ ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, तो ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर को होने की वजह से इस वाले स्ट्रक्चर को कहते हैं सिस्टेनी, इसलिए इस फेस का नाम हो गया सिस फेस। एंट्री अलाउ करती है रॉ मटेरियल। जैसे एक साइड में यदि यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और दूसरी साइड में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो हमने जानते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करेगी। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन बनाएगी ना, तो प्रोटीन को ट्रांसफर यहां किया जाए, प्रोटीन का ट्रांसफर यहां किया जाएगा। उसी तरह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलावा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें लिपिड बनाया जाता है, तो लिपिड को भी ट्रांसफर किया जाएगा। तो इस हिसाब से जो फेस यहां पर कॉन्वेक्स फेस है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बिल्कुल अटैच है टुवर्ड्स द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और दूसरा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ठीक बाहर की साइड में यानी कि सेल मेम्ब्रेन के साइड जो इसका कॉनकेव फेस होता है, कॉनकेव फेस, कॉनकेव फेस। इस कॉनकेव फेस के अंदर जो डिफरेंट ट्रांसफर केमिकल सब्सटेंस है, लाइक जैसे यहाँ प्रोटीन ट्रांसफर किया गया, लिपिड ट्रांसफर किया गया। अब प्रोटीन और लिपिड को यहाँ पर मॉडिफाइड और पैकेजिंग फॉर्म की जाएगी एंजाइम्स और हार्मोन्स फॉर्म में, और एंजाइम्स और हार्मोन्स को यहाँ पर कलेक्टिवली स्ट्रक्चर्स के अंदर पैक किया जाएगा जिससे बनेगी लाइसोसोम वेसिकल्स। और ये जो लाइसोसोम वेसिकल्स हैं वो पैकेट फॉर्म है, किसने बनाया, गोल्गी एपरेटस, और फिर इसको साइटोप्लाज्मा में ट्रांसफर किया जाएगा इन सभी प्रोडक्ट्स को,
तो इस कॉन्केव सरफेस को हम बोलेंगे, यहां पर फेस को बोलते हैं ट्रांसफेस। तो दो फेज हो गए। इसकी कॉन्वेक्स फेस को हम सिस फेस कहते हैं क्योंकि ये सिस्टर्नी वाला पार्ट ट्यूबुलर पार्ट है, और इसका कॉन्केव वाला फेस है, वहां पर डिफरेंट मॉडिफाइड और पैकेट केमिकल सब्सटेंस जैसे एंजाइम और हार्मोन्स को वेसिकल्स में डाल के ट्रांसफर किया जाता है। ट्रांसफर करने की वजह से ट्रांसफेस के नाम से जानते हैं। ये देखा जाए, ये फ्लैटेंड सैक-लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ा रहेगा, सेल मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा रहेगा, अदर सेल ऑर्गेनेल्स के साथ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ प्रोटीन और लिपिड को यहाँ ट्रांसफर करना होगा। सेल मेम्ब्रेन के साथ इसलिए जुड़ा हुआ है कि बेसिकली सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर किससे कनेक्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और अदर ऑर्गेनेल्स में क्या क्या आ गया, राइबोसोम यहाँ अटैच्ड है, लाइसोसोम यहाँ अटैच्ड है, तो इस तरह से बना हुआ है। इसका मेन फंक्शन है मॉडिफाइड करना, जिससे प्रोटीन और फैट्स को मॉडिफाइड किया गया, शॉर्ट और पैकेजिंग बनाना, और ये इंफॉर्मेशन भेजता है लाइसोसोम्स की फॉर्म में, सिक्रेशन की फॉर्म में और ट्रांसपोर्टेशन की फॉर्म में। ऐसा सब कुछ हो रहा है यार ये गोल्गी apparatus के थ्रू। नेक्स्ट पढ़े अपन लाइसोसोम्स। एंजाइम से भरी हुई थैलियां हैं, ये सेक्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो सेल के अंदर क्लीनिंग करवाने का काम करती है। इस क्लीनिंग करवाने वाले इस स्ट्रक्चर के अंदर आप देखिए एक मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन। ये सिंगल मेम्ब्रेन है, इसमें डिफरेंट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे हुए हैं। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम वही एंजाइम है जो डाइजेशन करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, सेल की क्लीनिंग करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। लाइसोसोम को बनाएगा कौन, वेसिकल्स। वेसिकल्स कहां से ट्रांसफर हुए थे, गोल्गी एपरेटस से। तो गोल्गी एपरेटस ही लाइसोसोम बनाता है एक्चुअली। इसको सुसाइडल बैग क्यों बोलेंगे, सुसाइडल बैग इसलिए बोलते हैं कि बेसिकली समटाइम जो ओल्ड सेल हो जाती है ना, तो ये पूरा पूरा लाइसोसोम ब्लास्ट करके पूरी सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। सेल को क्लीनिंग करना ये मेनली इनका फंक्शन है। ब्रेक डाउन करना फूड सब्सटेंस को, ब्रेक डाउन करना टॉक्सिन्स को। साइटोप्लाज्मा में ये यूज किए जाते हैं ब्रेक डाउन सब्सटेंस, लाइसोसोम्स को क्लीनिंग करने का काम कर रहे हैं। पर समटाइम दे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रो का मतलब वाटर, लाइटिक का मतलब डाइजेशन, वाटर की प्रेजेंस में काम करने वाले एंजाइम पूरी सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। फायदा और नुकसान ये है कि पुरानी सेल है तो उसको डिस्ट्रॉय करना जरूरी है, नई सेल